बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और बड़ी खबर आपको बता दें, आजम खान से मिलने जा सकते हैं ओपी राजभर। इससे पहले उनकी मुलाकात हो सकती है और इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर जुड़ चुके हैं। ओपी राजभर जी, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। थैंक यू सर। आप आजम खान से मिलने के लिए जा सकते हैं, ये जानकारी है। मैं चाहूंगी कि खुद आप इस बात की पुष्टि कीजिए, कब जा सकते हैं मुलाकात के लिए और मकसद क्या है इस मुलाकात का? शाम को उनके वकील से हमारी बात हुई है, उन्होंने कहा कि हम बात करके बता रहे हैं। हमने कहा कि कल परसों में मुलाकात हो जाती, तो उन्होंने कहा ठीक है, हम बात करके आपको बताएंगे जी। और मिलने का मकसद 2024 के चुनाव में क्या क्या कैसे और किया जाए उस पर विचार विमर्श करना है। आगे की रणनीति कैसे बनाई जाए, क्योंकि बड़े नेता हैं, अनुभवी हैं, तो उनके अनुभव का और कैसे इस्तेमाल किया जाए इस संबंध में उनसे चर्चा करने के लिए जाना है। जी, समाजवादी पार्टी से लेकिन नाराज हैं, ये मानते हैं क्या आप? नहीं, देखिए बाबू, ऐसा बयान तो माननीय आजम खान जी का कोई नहीं आया। बयान नहीं, लेकिन जब सपा का प्रतिनिधि मंडल मिलने के लिए पहुंचता है तो मुलाकात नहीं करते हैं, स्वास्थ्य ठीक ना होने का हवाला देते हैं। लेकिन जब कांग्रेस की तरफ से नेता पहुंचते हैं तो वो उनसे मुलाकात करते हैं। शिवपाल यादव जब गए तो उनसे भी उनकी मुलाकात हो गई, लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल से क्यों नहीं मुलाकात हो पाई? अब तो ये बात वही बता सकते हैं, जी। लेकिन हमको जो जानकारी है वो ये जानकारी है कि वो नाराज नहीं है। और जहाँ बड़ा परिवार होता है तो कुछ न कुछ तो होता रहता है, उठा पटक, उससे बहुत राजनीति में नहीं देखा जाता है। परिवार लंबा होता है तो कुछ न होता रहता है। जी, लेकिन ये बात भी सामने आई कि अखिलेश यादव को आगे आना चाहिए था, आजम खान को जेल से बाहर निकालने के लिए कम से कम कवायद तो करनी चाहिए थी, लेकिन उस तरीके की कोई भी गतिविधि दिखाई नहीं दी। और शायद यही वजह है कि अखिलेश यादव के लिए ये सवाल है कि वो चाहते ही नहीं कि आजम खान जेल से बाहर निकले। हम तो दिल्ली देख रहे हैं, उनके अखिलेश जी के बयान जब भी आ रहे हैं तभी उनके पक्ष में हैं, उनके समर्थन में बयान दे रहे हैं। कल भी मैंने देखा। जी, लेकिन राजभर जी, जब सपा का प्रतिनिधि मंडल वहां पर पहुंचा था और अखिलेश यादव से जब एबीपी गंगा ने सवाल किया था तो उन्होंने ये कहा था कि उनको इस बारे में जानकारी ही नहीं थी, जबकि प्रतिनिधि मंडल का ये कहना था कि उनके कहने पर वो वहां पर पहुंचे थे। कभी कभी होता है, लोग जाते हैं और जैसे कि अपने नेता पर विश्वास रहता है कि हम कह देंगे तो नेता से कौन जाएगा पूछने के लिए। अब आप लोगों के सामने तो वो कह दिए जी कि हम उनके निर्देश पर गए। अब नेता की बात मानी जाए कि उनकी बात मानी जाए, अब तो संदेहात्मक हो गई बात ना। अब नेता कह रहे हैं कि हमसे पूछ के नहीं गए, अब वो कह रहे हैं कि हमने पूछ के हम गए, तो भाई दल में तो नेता की बात मानी जाती है ना। जी, लेकिन ओपी राजभर जी, ये अचानक से सभी नेताओं को मिलने की आजम खान से चाहत ऐसी क्या बढ़ गई कि एक के बाद एक बैक टू बैक हम देख रहे हैं कि नेता पहुंच रहे हैं मुलाकात करने के लिए? नहीं, तो वो बात नहीं। हम तो जो 2024 के चुनाव की तैयारी को लेकर के हम उनसे मिलते रहते हैं, तो सुझाव लेते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं। जी, लेकिन क्या आप कॉन्फिडेंट हैं कि आप जाएंगे तो आजम खान से आपकी मुलाकात हो जाएगी? क्योंकि समाजवादी पार्टी से तो वो नाराज हैं और आप उन्हीं लोगों के साथ हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मुलाकात होगी, आप देखिएगा ना। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका ओपी राजभर जी, अपना समय देने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो आजम खान से मिलकर आगे की रणनीति पर बात करेंगे। ओपी राजभर को आप सुन रहे थे और उन्होंने कहा कि अखिलेश जी का बयान हमेशा आजम के पक्ष में आता है, कोई भी मनमुटाव नहीं है जितना मैं समझ पा रहा हूं। लेकिन मुलाकात के लिए उनके वकील से हमने बात की है, जैसे ही उनकी तरफ से कोई रिस्पांस आता है, कोई जवाब मिलता है तो मैं मिलने के लिए पहुंचूंगा। और वहीं मुख्यमंत्री और मुख्य न्यायाधीशों के बीच ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस जारी है। दिल्ली के विज्ञान भवन में यह कार्यक्रम हो रहा है जिसमें पीएम मोदी भी शामिल है और इस वक्त वो संबोधित कर रहे हैं। जहां जब भी जरूरी हुआ देश को दिशा देने के लिए ये रिलेशन लगातार इवॉल्व हुआ है। आज आजादी के अमृत महोत्सव में
जब देश नए अमृत संकल्प ले रहा है, नए सपने देख रहा है, तो हमें भी भविष्य की तरफ देखना होगा। 2047 में जब देश अपनी आजादी के 100 साल पूरे करेगा, तब हम देश में कैसी न्याय व्यवस्था देखना चाहेंगे। हम किस तरह अपने जुडिशियल सिस्टम को इतना समर्थ बनाएं कि वो 2047 के भारत की आकांक्षाओं को पूरा कर सके, उन पर खरा उतर सके, ये प्रश्न आज हमारी प्राथमिकता होना चाहिए। अमृत काल में हमारा विजन एक ऐसी न्याय व्यवस्था का होना चाहिए जिसमें न्याय सुलभ हो, न्याय त्वरित हो और न्याय सबके लिए हो। साथियों, देश में न्याय की देरी को कम करने के लिए सरकार अपने स्तर से हर संभव प्रयास कर रही है। हम जुडिशियल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने की कोशिश चल रही है। केस मैनेजमेंट के लिए आईसीटी के इस्तेमाल की शुरुआत भी की गई है। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक वैकेंसीज को भरने के लिए भी प्रयास हो रहे हैं। साथ ही जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए भी देश में व्यापक काम हो रहा है। इसमें राज्यों की भी बहुत बड़ी भूमिका है। साथियों, आज पूरी दुनिया में नागरिकों के अधिकार के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए टेक्नोलॉजी एक इंपॉर्टेंट टूल बन चुकी है। हमारे जुडिशियल सिस्टम में भी टेक्नोलॉजी की संभावनाओं से आप सब परिचित हैं। हमारे ऑनरेबल जजेस समय समय पर इस विमर्श को आगे भी बढ़ाते रहे। भारत सरकार भी जुडिशियल सिस्टम में टेक्नोलॉजी की संभावनाओं को डिजिटल इंडिया मिशन का एक जरूरी हिस्सा मानती है। उदाहरण के तौर पर ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट को आज मिशन मोड में इंप्लीमेंट किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ई कमेटी के मार्गदर्शन में जुडिशियल सिस्टम में टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन और डिजिटाइजेशन का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। मैं यहां उपस्थित सभी मुख्यमंत्रियों और हाईकोर्ट के सभी चीफ जस्टिस से भी आग्रह करूंगा कि इस अभियान को विशेष महत्व दें, इसे आगे बढ़ाएं। डिजिटल इंडिया के साथ जुडिशरी का ये इंटीग्रेशन आज देश के सामान्य मानवी की अपेक्षा भी बन गई है। आप देखिए, आज कुछ साल पहले डिजिटल ट्रांजैक्शन को हमारे देश के लिए असंभव माना जाता था। लोगों को लगता था, लोग शक करते थे, अरे ये हमारे देश में कैसे हो सकता है। और ये भी सोचा जाता है इसका स्कोप केवल शहरों तक ही सीमित रह सकता है, उससे आगे बढ़ नहीं सकता है। लेकिन आज छोटे कस्बों और यहां तक गांवों में भी डिजिटल ट्रांजैक्शन आम बात होने लगी है। ये पूरे विश्व में पिछले साल जितने डिजिटल ट्रांजैक्शन हुए, उसमें से 40% डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में हुए हैं। सरकार से जुड़ी वो सेवाएं जिनके लिए पहले नागरिकों को महीनों ऑफिस के चक्कर काटने पड़ते थे, वो अब मोबाइल पर अवेलेबल हो रहा है। चारधाम यात्रा को लेकर देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर है। चारधाम यात्रा के लिए कोरोना जांच जरूरी नहीं है। पर्यटन विभाग के पोर्टल पर कराना होगा श्रद्धालुओं को पंजीकरण। और मुख्य सचिव ने कोरोना जांच पर स्थिति अब साफ कर दी है। कंफ्यूजन की स्थिति थी, लेकिन अब वो क्लियर हो चुकी है। बॉर्डर पर कोरोना जांच और वैक्सीनेशन प्रमाण दिखाने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन हाँ,
आपको मास्क जरूर पहनना होगा, सैनिटाइजेशन का ख्याल रखना होगा, दूरी का ध्यान रखना होगा। पंकज राणा मेरे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। पंकज, लगातार इसको लेकर एक कंफ्यूजन की स्थिति थी, लेकिन अब वो पिक्चर क्लियर हो चुकी है कि वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र दिखाने की जरूरत नहीं होगी। पंकज, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? तो चलिए, पंकज तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं। पंकज राणा मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। पंकज, क्या आपको आवाज आ रही है क्या? जी जया जी पंकज, मेरा सवाल ये था कि एक कंफ्यूजन की स्थिति थी लगातार कि क्या आपको वैक्सीनेशन का प्रमाण पत्र दिखाना होगा, क्या सर्टिफिकेट अनिवार्य होगा क्या चारधाम यात्रा के लिए, लेकिन अब वो पिक्चर क्लियर होती हुई दिखाई दे रही है कि ऐसा मैंडेटरी नहीं है। बिल्कुल जया, देखिए एबीपी गंगा ने प्रमुखता से ये खबर दिखाई थी कि कैसे सरकार के मंत्रियों ने एक कंफ्यूजन क्रिएट किया है चारधाम यात्रा में कोरोना टेस्ट को लेकर। तमाम जो मंत्री थे सरकार के, उन्होंने कई मंत्रियों ने ये कहा कि अगर आपको चारधाम यात्रा में आना है तो आपको कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट लानी होगी। ये बात गणेश जोशी जो कृषि मंत्री उन्होंने कही थी। उसके बाद तमाम तरह की जो कंफ्यूजन की स्थिति है सरकार के मंत्रियों ने क्रिएट की थी। उसी के बाद मुख्य सचिव ने कल शाम को एक हाई लेवल की मीटिंग बुलाई थी, इसमें सभी अधिकारी थे। उसमें ये स्थिति स्पष्ट हो गई है कि चारधाम यात्रा में आने वाले यात्रियों के लिए कोरोना जांच बिल्कुल भी अनिवार्य नहीं होगी। उसके साथ साथ ही ना ही आपको सर्टिफिकेट दिखाना होगा। यानी कि जो पहले एसओपी जारी की गई थी वो एसओपी पूरी तरह से खत्म हो गई है। अब जो भी यात्री आएंगे वो चारधाम की जो रजिस्ट्रेशन की वेबसाइट है उस पर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जो पर्यटन विभाग की वेबसाइट है उस पर रजिस्ट्रेशन करके सीधे चारधाम यात्रा में आ सकते हैं। फिलहाल अभी सरकार की ओर से ऐसी कोई एसओपी जारी नहीं की गई है जिसमें कोरोना की आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट और उसके अलावा प्रमाण पत्र दिखाना होगा। यात्री बेरोक चारधाम यात्रा में ये एक बहुत बड़ी सहूलियत भी है श्रद्धालुओं के लिए। बहुत शुक्रिया पंकज तमाम जानकारी के लिए। और चलिए सीधे एक बार फिर से आपको दिल्ली के विज्ञान भवन लिए चलते हैं और प्रधानमंत्री मोदी को सुनते हैं। मैं आज सब आदरणीय मुख्यमंत्रीगण यहाँ बैठे हैं, मैं आपसे बहुत आग्रह करता हूं कि अपने राज्य के नागरिकों के अधिकारों के लिए, उनकी ईज ऑफ लिविंग के लिए आपके यहां भी ये कानूनों का इतना बड़ा जाल बना हुआ है, कालबाह्य कानूनों में लोग फंसे पड़े हैं, उन कानूनों को निरस्त करने की दिशा में आप कदम उठाइए। लोग बहुत आशीर्वाद देंगे। साथियों, न्यायिक सुधार केवल एक नीतिगत विषय या पॉलिसी मैटर ही नहीं है। देश में लंबित करोड़ों केसेस के लिए पॉलिसी से लेकर टेक्नोलॉजी तक हर संभव प्रयास देश में हो रहे हैं और हमने बार बार इसकी चर्चा भी की है। इस कॉन्फ्रेंस में भी आप सब एक्सपर्ट्स इस विषय पर विस्तार से बात करेंगे ही, ये मुझे पर विश्वास है। और मैं शायद बहुत लंबे अरसे तक इस मीटिंग में बैठा हुआ हूं, शायद जजेस को ऐसी मीटिंग में आने का जितना अवसर मिला होगा उससे ज्यादा मुझे मिला है, क्योंकि मैं कई वर्षों तक मुख्यमंत्री के रूप में इस कॉन्फ्रेंस में आता रहता था। अब यहाँ बैठना मौका आ गया है तो यहाँ से आता रहता हूँ। तो एक प्रकार से मैं इस महफिल में सीनियर हूँ। साथियों, इस विषय में जब मैं बात कर रहा था तो मैं मानता हूं कि इन सारे कामों में मानवीय संवेदनाएं जुड़ी हुई है। मानवीय संवेदनाओं को भी हमें केंद्र में रखना ही होगा। आज देश में करीब 3.5 लाख प्रिजनर्स ऐसे हैं जो अंडर ट्रायल है और जेल में है। इनमें से अधिकांश लोग गरीब या सामान्य परिवारों से। हर जिले में डिस्ट्रिक्ट जज की अध्यक्षता में एक कमेटी होती है ताकि इन केसेस की समीक्षा हो सके, जहां संभव हो बेल पर उन्हें रिहा किया जा सके। मैं सभी मुख्यमंत्रियों और हाई कोर्ट के जजेस से अपील करूंगा कि मानवीय संवेदनाओं, उन संवेदनाओं और कानून के आधार पर इन मामलों को भी अगर संभव हो तो प्राथमिकता दी जाए। इसी तरह न्यायालयों में और खासकर स्थानीय स्तर पर
लंबित मामलों के समाधान के लिए मध्यस्थता, मीडिएशन भी एक महत्वपूर्ण जरिया है। हमारे समाज में तो मध्यस्थता के जरिए विवादों के समाधान की हजारों साल पुरानी परंपरा है। आपसी सहमति और परस्पर भागीदारी ये न्याय की अपनी एक अलग मानवीय अवधारणा है। अगर हम देखें तो हमारे समाज का वो स्वभाव कहीं न कहीं अभी भी बना हुआ है। हमने हमारी उन परंपराओं को खोया नहीं है। हमें इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाने की जरूरत है। और जैसे चीफ साहब ने ललित जी की तारीफ की, मैं भी करना चाहूंगा। उन्होंने पूरे देश में भ्रमण किया, हर राज्य में गए इस काम के लिए, और सबसे बड़ी बात है कोरोना काल में गए। साथियों, मामलों का कम समय में समाधान भी होता है, न्यायालयों को का बोझ भी कम होता है और सोशल फैब्रिक भी सुरक्षित रहता है। हमने इसी सोच के साथ संसद में मीडिएशन बिल को भी एक अम्ब्रेला लेजिस्लेशन के रूप में भी पेश किया है। अपनी रीच लीगल एक्सपर्टाइज के साथ हम मीडिएशन से सॉल्यूशन की विधा में ग्लोबल लीडर बन सकते हैं। हम पूरी दुनिया के सामने एक मॉडल पेश कर सकते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि प्राचीन मानवीय मूल्यों और आधुनिक अप्रोच के साथ इस कॉन्फ्रेंस में ऐसे सभी विषयों पर आप सब विद्वज्जन विस्तार से चर्चा करके, मंथन करके उस अमृत को लाओगे जो शायद आने वाली पीढ़ियों तक काम आएगा। इस कॉन्फ्रेंस में जो नए आइडियाज निकलेंगे, जो नए निष्कर्ष निकलेंगे, वो नए भारत की आकांक्षाओं को पूरा करने का माध्यम बनेंगे। इसी विश्वास के साथ मैं फिर एक बार आप सबके मार्गदर्शन के लिए मैं आपका आभारी हूं और मैं सरकार की तरफ से ये विश्वास दिलाता हूं कि देश के न्याय व्यवस्था के लिए सरकारों ने जो करना होगा, राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, वो भरसक प्रयास करेगी ताकि हम सब मिलकर के देश के कोटि कोटि नागरिकों की आशा अपेक्षाओं को पूर्ण कर सके और 2047 में देश जब आजादी के 100 साल मनाए तब हम न्याय के क्षेत्र में भी और अधिक गौरव के साथ, और अधिक सम्मान के साथ, और अधिक संतोष के साथ आगे बढ़ें।